है वो किसी भी क्वाड्रेंट में है, ठीक हो गया। और उसके बाद जनाब एक्सरी लेम्फ नोड उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो वो क्या है, तो आपने कहना फाइब्रो एडिनोमा है। और उसके बाद मुझे ये बताएं, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ट्रिपल असेसमेंट के साथ हम रेडियोलॉजिकल कौन सा टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट कौन सा करेंगे, शायद टेस्ट कौन सा करेंगे, ये बताएं, जल्दी करें जल्दी करें। इसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, एज क्यों है, 25 से कम है, तो हमने क्या करना है, एक तरह का अल्ट्रा साउंड करना होता है, ठीक होगा। ये आपका एमसीक्यूज होता है। तो कुछ बातें जो आप लोगों को अभी मैं बता देता हूँ, इसमें से एमसीक्यूज कौन कौन से आते हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक हो गया। नंबर वन, आपको जो एमसीक्यूज का पता होना चाहिए, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट आपका एक, भाई लास्ट वन रिपीट कर, कौन सा लास्ट वन कह रहे हो भाई, ऑक्सीजन बायोप्सी निकालना है और उसके बाद देखना होता है इसको। नंबर वन आपका ये एमसीक्यूज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट। उसके बाद ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, एक तरह का पेनलेस ब्रेस्ट लंप है, कोई भी क्वाड्रेंट है, ओवॉइड शेप है, ये आपका नंबर टू एमसीक्यूज है। नंबर थर्ड, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या होता है, किसी तरह का कोई लैंफ नोड इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद आपने कहना है अल्ट्रासाउंड जो होता है ये आपका फोर्थ एमसीक्यूज, और ऑक्सीजन बायोप्सी आपका फिफ्थ एमसीक्यूज है। इस टॉपिक के अंदर आपके पांच एमसीक्यूज बन रहे जो आप लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहले अगर कोई बंदा पूछता है कि फाइब्रो एडिनोमा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कहना एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। उसके बाद अगर पूछता है कि यार पेन लेस है या पेनफुल है, आपने कहना भाईजान ये पेन लेस है। आपने इन्हें कोई भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकता है, आपने कहना कि इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है। उसके बाद आपने कहना है लैंफ नोड इन्वॉल्व नहीं होती, इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते होते हैं, ऑक्सीजन बायोप्सी करते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी आगे डिजीज की तरफ, और उसका नाम जो है वो लिख लें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। कौन सी डिजीज होती है आपकी, एक तरह की फाइब्रो, लेकिन प्रोडक्टिव एज में तंग करती है। रिप्रोडक्टिव एज का मतलब पता क्या होता है, जब फीमेल फॉर एग्जाम्पल ओवल्यूशन करवा सकती हो, जब फीमेल माँ बन सकती हो, आप ये कह सकते हो रिप्रोडक्टिव एज में कम करती है, काम होती है, ठीक हो गया। आपने ये कहना है कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर मतलब कब इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं, वो मोस्टली आपके 15 ईयर से लेके 45 ईयर्स के राउंड अबाउट अपीयर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा कब अपीयर होते हैं, वो 30+ में होते हैं। 30 ईयर से ज्यादा जब होगी एज, तब ये सबसे ज्यादा अपीयर होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। देखें, इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपके पास एक फीमेल आएगी, वो पता है उसकी हिस्ट्री क्या होगी। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर आपने लिखना है, फीमेल आपके पास आएगी, वो फीमेल ये कहेगी कि डॉक्टर साहब जैसे ही मुझे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगती है, तो मेरे ब्रेस्ट के अंदर मुझे बहुत ही सीवियर पेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। आपने क्या कहना है कि डॉक्टर साहब कि जैसे ही फॉर एग्जांपल मुझे एक तरह की मतलब कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगती है, मेरे डेज आते हैं पीरियड्स के, तो उससे कुछ दिन पहले ही मुझे सीवियर पेन होना शुरू हो जाती है। तो आपने कहना है ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। ये कौन सी डिजीज है आपकी, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है। तो इसके अंदर क्या होता है, प्री मेंस्ट्रुएशन होती है, प्री मेंस्ट्रुएशन पेन अगर किसी भी होती है आपका, आपने ये कहना है कि ये भी आपका भाई वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आ रही है। ओके, अब देखें कि फॉर एग्जांपल फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के अंदर इसके अंदर स्टार्ट से रिपीट में कर देता हूँ। देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर हिस्ट्री पता क्या आती है, इसके अंदर हिस्ट्री ये आती है कि एक फीमेल हमारे पास आती है, वो फीमेल ये कहती है कि डॉक्टर साहब जो है ना, मतलब कि मेरे जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, तो मेंस्ट्रुएशन से कुछ दिन पहले मुझे बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप जब देखते हो, तो आप जब जैसे पालपेट करोगे ना, क्योंकि आपने, आप एज अ डॉक्टर हो, आप आपके पास वो फीमेल आती है, आप उसको सबसे पहले इंस्पेक्शन करोगे, उसको देखोगे, फिर उसके बाद आप पालपेट करोगे, तो उसका जो मांस बना होगा ब्रेस्ट के ऊपर,
एक मिनट वेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप लोग हो, इतना थोड़ा बहुत इश्यू ये चलता ही रहता है। मैं बात को रिपीट कर देता हूँ, टेंशन ना ले। अच्छा जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आपकी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज क्या होती है जी? फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के अंदर आपने ये बताना है कि जो एज होगी फीमेल की वो कितनी होगी, 15 से लेके 45 तक हो सकती है। मोस्टली ये 30 इयर्स के बाद अपीयर होती हैं। ठीक हो गया, मोस्टली कब होती है, ये 30 इयर्स के बाद में होता है। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर क्या होता है, आपने ये बताना है कि ये जब भी फीमेल आएगी वो पता क्या कहती कहेगी, वो कहेगी डॉक्टर साहब मैं जैसे ही मेरी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगती है उससे पहले मेरे ब्रेस्ट के अंदर सीवियर पेन होती है। ठीक हो गया, तो आपको तब पता चल जाना चाहिए कि यार ये फाइब्रोसिस्टिक डिजीज की बात कर रही है। क्वेश्चन के अंदर भी सेम टू सेम यही लाइनें आएंगी। ठीक हो गया, आपने कहना है पेनफुल, ये पेनफुल होती है। ठीक हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक तरह का मल्टीपल पेनफुल होती है, यानी कि ये बहुत बार पेन होती है। और क्या होता है, प्री मेस्चुरेशन, मेस्चुरेशन के से पहले प्री मेस्चुरेशन पेन होती है। ठीक हो गया, और इसके बाद आ जाता है ये क्वेश्चन के अंदर कभी भी आए बात, लाइन सीधी ऐसे ही लाइन आएगी कि मेस्चुरेशन से पहले अगर सीवियर डिजीज पेन होती है ब्रेस्ट के अंदर तो वो कौन सी डिजीज है। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, ये जो डिजीज होती है वो होती है जनाब आपकी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। ठीक हो गया, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, ये आपकी एस्ट्रोजन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे आते हैं, आगे क्या होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है। इसके अंदर हम करते क्या होते हैं, एक तो हम इसमें ट्रिपल असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारे पास एक फीमेल आती है, सबसे पहले हम उसको ट्रिपल असेसमेंट उसका एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट की तरफ आएंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा, दूसरा पॉइंट जो आता है हम उसमें ये आएंगे कि हाँ जी जनाब हमने क्या किया, उसका एक तरह का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया। अब मुझे आप लोगों ने बताना है इसके अंदर हम कौन सा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे इसके अंदर, या फिर हम एक तरह का मतलब कि मेमोग्राफी करेंगे। शाबाश बताइएगा जी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे या फिर मेमोग्राफी करेंगे। और अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी नहीं है, तो इसमें दोनों होते हैं, समझ आ रही है, तो कभी भी एक की तरफ नहीं जाना। अगर एज मेंशन की हो, वेरी गुड उमर, अगर एज मेंशन की हो तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको देख के लगाना है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, आपने अल्ट्रासाउंड भी कहना है और आपने मेमोग्राफी भी कहना है। ठीक होगा, और अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने कहना है कि ये डिजीज जो होती है वो 15 से 45 तक होती है। ठीक होगा, अगर 35 से ज्यादा एज होगी तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, मेमोग्राफी। अगर 30 से कम होगी तो हम क्या करेंगे, एक तरह का अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। तो ये आपको यानी कि अगर 30 से कम होगी, ठीक हो गया, ये हम आपने बात कर देनी है। उसके बाद हमने दूसरा काम कर लिया, हमने रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया, हमने जनरल एग्जामिनेशन किया। नंबर थर्ड हम क्या करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे। फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी सिस्ट होती है ना, सिस्ट, उसको हम निकाल लेते हैं, सिस्ट रिमूव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के अंदर सिस्ट रिमूव नहीं होती, कभी कभी नहीं भी रिमूव होती, तो फिर हम सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, फिर हम सर्जरी के थ्रू निकाल, सर्जिकल एक्सीजन निकाल लेते हैं। और इसके अंदर ऐसी फीमेल के अंदर जो होती है वो बढ़ती जाती है, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है। देखें यार, फाइब्रो सिस्टिक का मतलब है सिस्ट। ठीक हो गया, इसके अंदर फाइब्रस टिश्यू की सिस्ट बन जाती है, और वो जनाब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है उससे पहले एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज्यादा होता है तब फीमेल को बहुत ज्यादा पेन होती है, रहती है। और जब सबसे पहले हमने इसका फिजिकल आ जाता है एक तरह का मतलब कि रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम दोनों चीजें देखेंगे, ये डिपेंड करता होता है उसके मुताबिक। और उसके बाद हम जो चीज करते होते हैं वो अगर तो उसके अंदर सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर हम सर्जिकल एक्सीजन करते हैं, हम सर्जरी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ नहीं हो बंदा, डक्टल अक्टेजिया, कि डक्टल अक्टेजिया क्या होता है जी, डक्टल अक्टेजिया। देखें जी, सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह देखना है कि आपकी फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि ये जनाब एक तरह का टिश्यू, ठीक है, आप इस तरह समझे। ठीक हो गया, अब इस तरह की कई तरह की डक्ट्स लगी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये डक्ट लगी हुई है, डक्ट्स लगी हुई होती है।
ये बेस्ट के अंदर होती हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो डक्ट्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक हो गया, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए इस डक्ट की, ये यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी तो ये डक्ट क्या होती है, एक तरह की खुल जाती है, डायलेट हो जाती है, थोड़ी सी खुल जाती है, समझ आ रही है। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होता है, एक तरह की ये थोड़ी सी डायलेट, यहाँ पर ऐसे थी ये डायलेट हो जाती है, इस तरह ये डायलेट हो जाती है। तो आपने ये कहना है डक्टल अक्टेजिया का मतलब क्या है। डक्टल अक्टेजिया का मतलब होता है प्री डक्टल इन्फ्लामेशन लीडिंग टू डायलेशन एंड रप्चर ऑफ डक्ट। फॉर एग्जांपल आप ये खुद देखें कि अगर ये क्या है, एक तरह का यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गई है तो यहाँ पर कोई ना कोई फ्लूइड इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, तो ये जो डक्ट होगी इसको डैमेज करेगी। जब ये डक्ट को डैमेज कर रही है तो इसकी वजह से डक्ट क्या होगी, एक तरह की डायलेट हो जाएगी थोड़ी सी। अगर फिर ये डैमेज करती रहेगी तो डक्ट रप्चर हो जाएगी, समझ आ रही है। डक्ट क्या होगी, एक तरह की रप्चर हो जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि डक्टल अक्टेजिया क्या है, आपने कहना है प्री डक्टल इन्फ्लामेशन, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो डक्ट्स होती हैं वो डायलेट होती हैं, और फिर क्या हो सकती है, एक तरह की रप्चर हो सकती है। तो देखें जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई, जब ये रप्चर हुई तो ये निपल के थ्रू बाहर निकल सकता है और ये रिलीज होता है डिस्चार्ज से, आपने कहना। और अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर ये कलर पूछा रहता है कि कौन सा डिस्चार्ज होता है, आपने कहना रेडिश ब्राउन, जो कि बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक हो गया। यार आवाज का फिर इशू आ रहा है। अब आवाज ठीक है। ओके, सबसे पहले देखें, जैसा कि मैंने ये कहा कि आपका डक्टल लैक्टेजिया होता क्या है। डक्टल लैक्टेजिया के अंदर हम जो मेन चीजें देखते होते हैं वो ये देखते होते हैं कि देखें फॉर एग्जांपल ये आपकी एक तरह की डक्ट है, ठीक होगा, ये आपकी एक तरह की डक्ट होती है। अब आपने ये कहना है कि हाँ जी ये आपकी एक तरह की डक्ट हो गई, ठीक हो गई, आपकी एक तरह की डक्ट हो गई, और इस डक्ट के अंदर क्या होती है, एक इस डक्ट के अंदर होती है इस तरह की कोई इन्फ्लामेशन हो गई, ठीक हो। जब ये इन्फ्लाम अच्छा, ये होती है एक तरह की इसकी इन्फ्लामेशन होगी। अब जब इसकी इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो डक्ट होगी ये जनाब एक तरह की इसको थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगी, जिससे ये डक्ट जो होगी, अगर तो ये इतने साइज की है, ठीक होगा, ये साइज इसका बढ़ जाएगा, ये डायलेट कर जाएगा, ठीक होगा। अब जब ये डायलेट कर गया, अगर ये फिर भी आपकी इन्फ्लामेशन जो होगी वो बढ़ती जाएगी, तो मुझे ये बताएं कि जो डक्ट की वाल होगी वो रप्चर हो सकती है कि नहीं हो सकती, थोड़ा सा सोच के बताएं, शाबाश। जो डक्ट की वाल है वो रप्चर हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आपने कहना जो डक्ट की वाल है वो रप्चर हो सकती है, ठीक होगा। तो इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, तो आपने ये कहना है कि इसके अंदर दो चीजें ये होती हैं कि एक चीज जो है वो तो ये हो गई कि एक आपकी डक्ट की इन्फ्लामेशन होती है, उस डक्ट की इन्फ्लामेशन की वजह से डक्ट डायलेट होती है, नंबर वन, और फिर ये रप्चर हो जाती है, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी, यहाँ तक तीन बातें आप लोग को समझे, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो, कि आपने कहना है कि सबसे पहले डक्टल अक्टेजिया के अंदर क्या होता है। डक्टल अक्टेजिया के अंदर नंबर वन आपकी इन्फ्लामेशन होती है, क्या होती है, एक तरह की इन्फ्लामेशन होती है। उस इन्फ्लामेशन के बाद डक्ट डायलेट होती हैं, डक्ट क्या होती है, एक तरह की डायलेट होती हैं। उस डायलेशन के बाद आपका क्या होता है, एक तरह का, आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब डक्ट रप्चर होती है, डक्ट रप्चर होती है। ये तीन चीजें होती हैं। अगर हम ये तीन चीजें देखें, अब मुझे ये बताएं कि जब ये डक्ट रप्चर हो गई, जब ये डक्ट रप्चर हो गई, तो यहाँ पर जो इन्फ्लामेटरी मटेरियल है वो निपल के थ्रू बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, ये बताएं शाबाश। डिस्चार्ज हो सकता है कि नहीं आ सकता, तो आपका डिस्चार्ज होगा, और ये जो डिस्चार्ज होता है इसको हम कहते हैं रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज, ठीक होगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज। और ये मोस्टली आपकी डिजीज बाइलेटरली होती है, ये सिंगल ब्रेस्ट में नहीं होती, ये मोस्टली आपकी डिजीज जो होती है ये दोनों ब्रेस्ट में होने के चांसेस इसमें होते हैं। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल डिजीज होती है, ये क्या होती है, एक तरह की बाइलेटरल डिजीज होती है। उसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर रेडिश ब्राउन, ब्राउन रेडिश या ग्रीन, ये एमसीक्यूज है, ये लिखा होता है क्वेश्चंस के अंदर, 90% क्वेश्चंस के अंदर ये लाइन लाजमी लिखी होती है। ये क्या होता है, एक तरह का डिस्चार्ज होता है, ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर ये वाला जो कलर, लेकिन इसके अंदर कोई भी इस तरह का कोई अलार्मिंग साइन नहीं होता, इससे कोई ये नहीं कि बंदे की कोई डेथ होने लगी है, ऐसा कोई सीन होने वाला है, ठीक हो गया। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आप ट्रिपल असेसमेंट करते हो। वही बात ट्रिपल असेसमेंट वाली, ट्रिपल असेसमेंट वाली क्या, अगर आपके पास एक फीमेल आती है, वो आपके पास आई, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे जो है ना वो एक तरह का रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज होता है और वो मेरे पेन हो रही है,
ठीक हो गया। मेरे को और एक तरह की पेन हो रही है और मेरा क्या होता है, एक तरह का रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज होता है। तो आप लोगों ने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, आप सबसे पहले उसके क्या करोगे, एक तरह का जनरल एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, अल्ट्रासाउंड करोगे, या फिर क्या करोगे, एक तरह का आप मेमोग्राफी करोगे, और उसके बाद आप क्या करते हो, एक तरह का फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करते हो। तो ये काम आप करते हो। और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी में आप देखते होते हो कि हाँ जी जनाब किसी तरह का कोई मसला तो नहीं है, ठीक हो गया, ये कौन सा डिस्चार्ज है। तो उसमें पता चल जाएगा कि ब्राउन रेडिश या ग्रीन ब्राउन डिस्चार्ज हुआ पड़ा है, आपकी डक्ट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हुई पड़ी है। तो जो हिस्सा आपका ज्यादा इन्वॉल्व हो, आपको पता चले कि यार ये हिस्सा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, तो आप उस हिस्से की सर्जिकल एक्सीजन कर देते हो। सर्जिकल एक्सीजन ये होता है जनाब इसका एक तरह का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। तो ये आप लोगों को मेरे ख्याल में पता चल गया होगा कि एक तरह का मेमोग्राफी भी आप कर सकते हो, और उसके बाद एक तरह का मेमोग्राफी प्लस आपका एक तरह का अल्ट्रासाउंड ये भी करते हैं, ठीक हो गया। एक तरह का इन्वेस्टिगेशन में। और ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आप सर्जिकल एक्सीजन करते हो। पेनफुल होता है रेडी, अगर किसी भी जगह पर क्वेश्चन आए कि हाँ जी जनाब सीवियर पेनफुल, हाथ लगाने से उधर दर्द होती हो, उसको हम कहते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस हो, ठीक हो गया, पेनफुल हो, रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज हो, बाइलेटरली हो, आंखें बंद करके डक्टर लैक्टेजिया लगाना। समझ आई को नहीं आई? कोई ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको यहाँ तक किसी पॉइंट की समझ ना आई हो? डक्टर लैक्टेजिया के अंदर आपने कहना है डक्ट की इन्फ्लेमेशन होती है, इस वजह से वहां पर क्या होती है, एक तरह की टेंडरनेस हो जाती है, रेडिश ब्राउन डिस्चार्ज होता है, सिवियर पेनफुल होता है हाथ लगाने से। और उसके बाद क्या होगा, एक तरह का हम इसके साथ अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसका मेमोग्राफी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एज के ऊपर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरह का सर्जिकल ऑक्सीजन कर देंगे, जो हिस्सा इन्वॉल्व है उसको वैसे कट के बाहर निकाल देंगे, ठीक होगा, सर्जिकल ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट और आगे देखते हैं आगे आपकी ट्यूमर और वो कौन सी है, इसको देख लेते हैं जी। ये आगे आ गई जनाब आपकी एक ट्यूमर, ट्यूमर नहीं सॉरी, इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कौन सी होती है, आपकी एक तरह की पैजेट डिजीज होती है, इसको हम कहते होते हैं पैजेट डिजीज। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ फिर आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा रह जाएगा, इसको फिर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर आपके पैजेट, अच्छा जी, पैजेट डिजीज के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपके ब्रेस्ट की मिलिग्नेंसी होती है, ठीक है। आपने कहना है जो कि जनाब आपकी लेक्टिफेरस डक्ट से मतलब कि एक्सटेंड होती है और ये स्किन तक जाती है। लेक्टिफेरस डक्ट वही मैं डक्ट की बात कर रहा हूँ जिधर से जनाब आपका एक तरह का मिल्क इजैकुलेट हो रहा होता है, ठीक होगा। वो डक्ट जिसके अंदर मिल्क जो होता है वो चल के जनाब आपके निपल से एक्सक्रीट होता है, तो उसको हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक होगा। तो आपने कहना है लेक्टिफेरस डक्ट से ये ओरिजिन होती हैं, ठीक हो गया, नंबर वन। उसके बाद आपने ये कहना है कि ये जनाब आपका कहाँ तक जाता है, ये स्किन तक जाता है, एक्सटेंड स्किन तक ये कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली मोस्टली जो एज होती है वो 50 ईयर्स प्लस होती है, मोर देन 50 ईयर्स होती है, मोर देन 50 ईयर्स एज होती है, ठीक होगा। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इधर से ये यूनिलेटरल होती है, ये यूनिलेटरल होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो स्किन होती है ना, ठीक हो गया, स्किन के ऊपर एक तरह का इचिंग होती है बंदे को, फीमेल को, ठीक हो गया। एक तो इचिंग होती है, दूसरा डिस्चार्ज होता है। आपने कहना है इसके अंदर दो तीन चीजें हैं जो कि एमसीक्यू के अंदर लाजमी ये लिखी जाती है और बहुत ज्यादा बातें ये पूछी जाती है। क्या होता है, नंबर वन आपने ये कहना है कि इसके अंदर ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक हो गया, बिल्कुल ड्राई स्किन हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, नंबर वन। एरियुला के राउंड, अराउंड द एरियुला, अराउंड दी एरियूला, ठीक होगा। ये सारे आज एमसीक्यूज मैंने आपसे लोगों से पूछूंगा, टेंशन नहीं लेना। और ऐसे लगता है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने इचिंग की हो, इरूजन हुई हो, जैसे हम इचिंग करते हैं ना किसी जगह पर, तो वहां पर स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, ठीक होगा। तो सेम इसी तरह, और वहां पर स्केल से बन जाते हैं। एक्जिमा का पेशेंट आपने देखना है, अगर कोई बंदा पूछे ना कि विच टाइप ऑफ द डिजीज ऑफ द ब्रेस्ट रिजेंबलिंग टू एक्जिमा, तो आपने कहना है पैजेट डिजीज। आपके ये एक्जिमा के साथ, एक्जिमा आपकी एक स्किन डिजीज होती है, उसके साथ ये क्या करती है, एक तरह की रिजेंबल करती होती है, ठीक होगा, उसके साथ ये रिजेंबल करती है। तो आपने कहना ड्राई स्किन हो जाती है, अराउंड द निपल अरियुला जो होता है वहां पर इचिंग होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि जनाब आपने कहना है कि निपल से डिस्चार्ज भी होता है, ठीक हो गया। इचिंग अराउंड द अरियुला, ड्राई स्किन अराउंड
एरियोला, एक आपने ये बात करनी है। उसके बाद आपने करनी है कि डिस्चार्ज होता है आपका मोस्टली, कभी कभी ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, ब्लडी डिस्चार्ज, यानी कि इचिंग इतनी ज्यादा होती है कि ब्लड वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरा कौन सा होता है, चीजी डिस्चार्ज होता है, नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज, नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज, नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज, ये भी इसके अंदर आता होता है। ठीक हो गया जी। उसके अंदर आपने कहना है कि जब बंदे को इतनी ज्यादा ईचिंग होती है ना, तो जो निप्पल होता है ना, वो तो वैसे ही अरूला जो, तो वो क्रैक हो जाता है और फिशर बन जाते हैं वहां पर, क्या बनते हैं, एक तरह का निप्पल रिट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि अपनी जगह से वो डेविएटेड हो जाता है। ठीक है, आपने कहना है निप्पल रिट्रैक्टेड है, यानी कि आप इचिंग होती है तो इस वजह से निप्पल जो होता है वो रिट्रैक्टेड हो जाता है। ठीक हो गया। और अगर कोई भी ऐसी डिजीज, या इन्वर्टेड निप्पल भी लिखने, इन्वर्टेड निप्पल, यानी कि निप्पल वैसे ही इचिंग कर करके वो खत्म हो जाता है। आपने ये कहना है कि कोई भी ऐसी डिजीज जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट की मेलिग्नेंसी हो, ठीक हो गया, और उसके बाद वो कहा जाए कि हाँ जी जनाब इचिंग हो रही है, तो वो कौन सी होगी, इचिंग के साथ कोई भी ब्रेस्ट की मेलिग्नेंसी होगी तो आपने पैजेट डिजीज कहना है। अभी बात कर लें, इचिंग क्वेश्चन आ जाए, इचिंग का, एक्जिमा आ जाए, अरूलर आ जाए, अरूला के साथ इचिंग हो रही है, रिट्रैक्टेड निपल हो गया है, ठीक हो गया, वहां पर क्रैकलिंग क्रैकलिंग होना शुरू हो गई है, ठीक हो गया, नेक्रोटिक चीजी लाइक मटीरियल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपने कहना है ये क्या है, आपकी पैजेट डिजीज ऑफ ब्रेस्ट है। और इसके लिए हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम करते हैं पंच बायोप्सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तरह का इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, आप लिख लें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो होती है वो आपकी पंच बायोप्सी होती है, पंच बायोप्सी होती है।